हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति को पढ़ लिया था। अब हमारे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होंगे कोशिकांग। देखिए कोशिकांग क्या होता है। जो कोशिका के अंग यानी कोशिका के अंदर जितना भी पदार्थ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोशिकांग। तो अब हम महत्वपूर्ण कोशिकांगों को पढ़ेंगे, एक एक कोशिकांग को अच्छे से डिटेल से हम स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कोशिकांग आता है, सबसे महत्वपूर्ण जो कोशिकांग आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। और हर क्लास में या हम ये कह सकते हैं हर एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि जितने भी कोशिकांग है उनमें से जो सर्वाधिक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया, इसी कोशिकांग से पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है माइटोस और दूसरा है कॉन्ड्रिया। क्या है? कॉन्ड्रिया। माइटोस और कॉन्ड्रिया, जिसमें माइटोस शब्द का अर्थ होता है सूत्र। क्या होता है? सूत्र। और कॉन्ड्रिया का अर्थ होता है कणिका। माइटोस शब्द का अर्थ है सूत्र और कॉन्ड्रिया का अर्थ है कणिका। बात करते हैं कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को उस कोशिका में किसने देखा। तो देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको कोशिका, देखिए हम कोशिका की बात कर रहे हैं तो वो कौन सी कोशिका होगी, प्रोकैरियोटिक होगी या यूकैरियोटिक होगी। हमने जब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़े थे तब हमने देखा था कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसी में सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाएंगे और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होंगी उसमें किसी प्रकार के कोई जो कोशिकांग होंगे वो नहीं पाए जाएंगे। ये हमने क्लियर किया था। अब देखिए कि जो यूकैरियोटिक यानी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो केवल और केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाएगा। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें भी सबसे पहले इस कोशिकांग को या इस संरचना को सबसे पहले किसने देखा। तो देखिए एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है कोलिकर। तो जो कोलिकर थे उन्होंने सबसे पहले इस संरचना को, क्योंकि हम अभी संरचना ही कहेंगे इसे, क्योंकि अभी इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं मिला था तो अभी हम इसको संरचना ही कहेंगे कि जो कोलिकर है उन्होंने इस कोशिकांग को या इस संरचना को देखा और वो भी किसमें देखा था, कीटों की पेशियों में देखा। सबसे पहले कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसे देखा, इसको देखा था और किसमें देखा, कीटों की पेशियों में देखा। बात करें कि कब देखा तो 1880 में इसे देखा था। अब हम ये कहें कि इसकी खोज किसने की, देख तो लिया था कोलिकर ने, लेकिन इसकी खोज किसने की थी। तो देखिए जो इसकी खोज का श्रेय जो जाता है वो जाता है ऑल्टमैन को। किससे जाता है? ऑल्टमैन को। और कब खोज की तो की थी 1890 में इसकी खोज हुई थी। अब यहाँ से कुछ सवाल बनते हैं कि इससे अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की तो वो हो जाएगा ऑल्टमैन। और अगर ये पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा तो किसने देखा था, कोलिकर ने देखा था। देखिए जो ऑल्टमैन थे उन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया को यानी इस संरचना को क्या नाम दिया था, तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया अभी इसे नहीं कहा गया है, ठीक है, तो बायोप्लास्ट नाम दिया। अब अगर इसे बायोप्लास्ट नाम किसने दिया, ऑल्टमैन ने दिया, तो फिर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो किसने दिया। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो दिया था एक वैज्ञानिक हुए बेंडा, इन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ वैज्ञानिक थे इन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया को अलग अलग नाम दिए थे। किसने क्या नाम दिया था वो देखते हैं कि जो फ्लेमिंग, एक वैज्ञानिक थे फ्लेमिंग, इन्होंने इसे सूत्रकणिका या फाइला कहा। क्या कहा? फाइला या सूत्रकणिका कहा। एक वैज्ञानिक और हुए जिनका नाम है सिकविड्स। क्या है? सिकविड्स। और इन्होंने इसे क्या कहा, कोशिका का शक्तिग्रह कहा। क्या कहा? कोशिका का शक्तिग्रह। या इंग्लिश में हम कहें तो किस प्रकार से कहेंगे, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहेंगे?
पावर हाउस ऑफ सेल। एक वैज्ञानिक और थे, देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसे अलग अलग नाम दिया था, इसलिए हम ये कह सकते हैं देखिए कि एक वैज्ञानिक और हुए हुग्ब्लॉम। क्या थे? हुग्ब्लॉम। इन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? कोशिकीय श्वसन के स्थल। ये पूरी प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि इन्हें कोशिकीय श्वसन के स्थल क्यों कहा। तो देखिए जो हुग्ब्लॉम हुए थे उन्होंने कहा कोशिकीय श्वसन के स्थल। अब एक और वैज्ञानिक हुए थे पेटजियस। क्या नाम है? पेटजियस। इन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? इन्होंने कहा सार्कोसोम। हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे कि जो पेशीय कोशिकाएं होती है, पेशियां जो होती है, ऐच्छिक पेशियां, तो उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उनको अलग ही नाम दिया जाता है। तो जो पेशियों में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सार्कोसोम। ठीक है, और ये जो सार्कोसोम कहा माइटोकॉन्ड्रिया को, वो सबसे पहले किसने कहा? तो किसने कहा? पेटजियस ने कहा। ये तो हुई कुछ वैज्ञानिकों की बात कि माइटोकॉन्ड्रिया को नाम किसने दिया, सबसे पहले खोज किसने की, किसने उसे क्या क्या नाम दिया। अब हम बात करते हैं इसके जीवन काल की। तो देखिए जो इसका जीवन काल होता है कोशिका के अंदर, वो कितना होता है? लगभग 5 से 10 दिन का होता है। अब हम बात करें इसकी साइज की कि इसकी साइज कितनी बड़ी होती है। तो देखिए इसकी जो साइज होती है इसमें भी इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर की लंबाई होती है। और अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 0.5 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी। देखिए इनकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो हमने देखा कि यूकैरियोटिक कोशिका में होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में भी कितनी होती है? तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में जो इनकी संख्या लगभग जो होती है वो होती है 500 से 1600 होती है। ये कोई फिक्स नहीं है कि इसमें किसी कोशिका में इसकी संख्या 500 से 1600 ही होगी। ये निर्भर करता है कोशिका की सक्रियता पर, यानी कि जितनी, देखिए हमने इसको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? शक्ति ग्रह कहा जाता है, जो कि अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, या बिजली ग्रह कहा जाता है। शक्ति ग्रह का मतलब कि वो उसे शक्ति दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। तो इसमें देखिए कि संख्या किसमें ज्यादा होगी और किसमें कम होगी। जिन कोशिकाओं में शक्ति की ज्यादा जरूरत होगी या ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी सर्वाधिक होगी, क्योंकि जितनी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होगी उतनी ही उसमें ऊर्जा उत्पादन होगी और उतनी ही उसे कोशिका को जो है वो ऊर्जा मिलेगी। तो इसकी जो संख्या है माइटोकॉन्ड्रिया की वो कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करता है कि उस कितनी सक्रिय कोशिका है, इसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है। अब बात करें कि इसकी जो सर्वाधिक संख्या किसमें पाई जाती है, तो देखिए कि इस माइटोकॉन्ड्रिया की सर्वाधिक जो संख्या होगी वो हृदय की कार्डियक पेशियों में इसकी जो है संख्या सर्वाधिक पाई जाएगी। क्यों पाई जाएगी? हम जानते हैं कि जो हृदय है वो लगातार 24 घंटे तक लगातार कार्य करता है। अगर ये 24 घंटों तक बिना रुके लगातार कार्य कर रहा है तो इसकी कोशिकाओं को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऊर्जा कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया दे रहे हैं। तो उनकी कोशिकाओं में जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे उतनी ही अधिक ऊर्जा का उत्पादन होगा, तो इतनी ही अधिक वो उसे ऊर्जा मिलेगी, और जितनी ज्यादा उसे ऊर्जा मिलेगी कोशिकाओं को वो उतनी ही ज्यादा सक्रिय होगी, उतनी ही ज्यादा कार्य करेगी। इसलिए जो सर्वाधिक संख्या जो पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो किसमें पाई जाएगी? हृदय की कार्डियक पेशियों में पाई जाएगी। अब बात करते हैं कि देखिए हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ये किसमें पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो ये यूकैरियोटिक में उपस्थित होंगी और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाएंगे। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, बिजली ग्रह कहा जाता है, या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोशिका में ऊर्जा का संश्लेषण करता है। वह ऊर्जा किस रूप में संश्लेषित होती है? तो वह एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वह जो ऊर्जा होगी वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में उत्पादित होगी। और ये जो सारा प्रोसेस है हम इसकी संरचना में पढ़ेंगे। अब इससे क्या कहा जाता है? देखिए यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक अर्ध स्वायत्त अंग है।
अर्धस्वायत्त क्यों कहा जाता है? जब हम इसकी संरचना में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसका खुद का, देखिए हमने क्या देखा है कि जो कोशिका होती है उसमें एक मुख्य उसका अंग होता है कोशिका का केंद्रक, और उस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्र में क्या होते हैं? डीएनए, डीएनए में जीन, और डीएनए क्या करता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर अपने लक्षणों को, या पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो लक्षणों को स्थानांतरित करने का कार्य करता है। जो डीएनए होता है वो केवल केंद्रक में होता है, और केंद्रक कहाँ होता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा अंग है या ऐसा कोशिकांग है जिसका खुद का अपना एक डीएनए होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसका खुद का एक डीएनए होगा, और इसमें जो है वो 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम भी पाए जाते हैं। हमने देखा था राइबोसोम क्या कार्य करते हैं? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये अपना प्रोटीन खुद बनाएगा, और डीएनए क्या करता है? प्रतिकृतिकरण करता है, रेप्लिकेशन करता है। मतलब ये खुद का अपना एक रेप्लिकेशन करेगा, अपनी खुद की एक कॉपी बनाएगा। तो इसमें खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? एक ये जो है ये क्या है? ये एक अर्धस्वायत्त अंग है। चलिए अब बात करते हैं इसकी संरचना की कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या उपस्थित होता है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के। इसमें हम देख सकते हैं कि देखिए इसमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो 2 झिल्ली युक्त होगा, यानी कि इसमें 2 झिल्लियां पाई जाएगी। सबसे बाहर की ओर जो झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? बाह्य झिल्ली होती है, बाह्य झिल्ली कहा जाता है। ये जो झिल्ली है, बाह्य झिल्ली जो होती है वो बिल्कुल सपाट होती है, चिकनी होती है। इस पे किसी प्रकार की कोई संरचना नहीं पाई जाएगी, और ना ही ये वलयित होगी। बिल्कुल सपाट संरचना होती है, बिल्कुल सपाट झिल्ली होती है, जिसे क्या कहा जाता है? बाह्य झिल्ली कहा जाता है। इस बाह्य झिल्ली के अंदर की ओर एक और झिल्ली पाई जाती है, क्योंकि ये 2 झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो बाह्य झिल्ली के अंदर एक और झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? आंतरिक झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक झिल्ली कहा जाता है। लेकिन जो ये आंतरिक झिल्ली है वो देखिए स्थान स्थान पर इस प्रकार से अंदर की ओर वलयित है, अंदर की ओर मुड़ी हुई है। तो जो बाह्य झिल्ली है वो तो बिल्कुल सीधी होगी, सपाट होगी, लेकिन जो आंतरिक झिल्ली है वो जगह जगह पर देख सकते हैं कि अंदर की ओर मुड़ी हुई है, अंदर की ओर वलयित है। अब ये दोनों जो झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? तो देखिए जो दोनों झिल्लियां होंगी वो लिपोप्रोटीन की बनी होगी, लिपोप्रोटीन की बनी होती हैं। जो दोनों झिल्लियां होंगी, आंतरिक झिल्ली, बाह्य झिल्ली, दोनों जो झिल्लियां हैं वो लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन क्या है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। दोनों झिल्लियां किसकी बनी होगी? लिपोप्रोटीन की, यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी होगी। हमने बात की कि जो आंतरिक झिल्ली है वो इस तरह से अंदर की ओर मुड़ी हुई है, अंदर की ओर धसी हुई है। ये जो अंतर्वलन है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये अंतर्वलन है। इन अंतर्वलनों को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। देखिए जो बाह्य झिल्ली है और जो आंतरिक झिल्ली है उन दोनों के बीच में कितना गैप होता है? तो देखिए 40 से 70 एंगस्ट्रॉम का इन दोनों के बीच में जो है स्थान पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली के बीच में जो स्थान होता है जिसकी दूरी होती है 40 से 70 एंगस्ट्रॉम की, और इस स्पेस को या इस स्थान को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब जो आंतरिक झिल्ली में इस प्रकार की जो संरचना है जिसे हमने क्या कहा? क्रिस्टी कहा। अब देखिए ये जो क्रिस्टी है, सबसे पहले इसे किसने नाम दिया क्रिस्टी का? तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए पेलाडे। क्या नाम है? पेलाडे। इन पेलाडे ने इस संरचना को, जो अंतर्वलित जो संरचना है, ये अंदर की ओर जो मुड़ी हुई संरचना है, इसे सबसे पहले पेलाडे ने क्रिस्टी कहा। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ये क्रिस्टी है उसके ऊपर कुछ छोटी छोटी सवृंत संरचनाएं पाई जाती है, सवृंत संरचनाएं पाई जाती है।
इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इन संरचनाओं को कहा जाता है ऑक्सीसोम। क्या कहा जाता है? ऑक्सीसोम कहा जाता है। ये देखिए इन संरचनाओं को ऑक्सीसोम कहा जाता है और इनकी जो संख्या होती है वो क्रिस्टे पर कितनी होती है, यानी कि एक क्रिस्टे पर असंख्य जो है इनकी संख्या होती है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? देखिए इनकी संख्या होती है 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 5। इनकी इतनी संख्या, यानी ये इनकी बहुत ज्यादा संख्या हो सकती है, असंख्य कह सकते हैं एक तरह से हम, यानी अधिक संख्या में ये क्रिस्टे पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। जो ऑक्सीसोम है इनकी खोज किसने की? तो देखिए एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है फर्नांडिस मोरन। उन्होंने इस ऑक्सीसोम की खोज की और उन्हीं के आधार पर या उन्हीं के नाम के आधार पर इन कणों को एक और नाम दिया गया। इन कणों को कहा गया मोरन कण कहा गया। इसके अलावा इन ऑक्सीसोम को अन्य नामों से और भी पुकारा जाता है। इसका एक नाम है F1FO कण। F1FO कण। F1FO कण क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ पर ये जो संरचना बनी हुई है वो ऑक्सीसोम की संरचना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीसोम है उसका जो ये गोल वाला जो भाग है उसे कहा जाता है शीर्ष भाग। क्या कहा जाता है? शीर्ष भाग या हेड पार्ट। इस शीर्ष भाग को एक और नाम कहा जाता है F1। क्या कहा जाता है? F1। ये जो शीर्ष भाग है वो नीचे इस संकरी नली द्वारा जुड़ा हुआ है और इस जो ये संकरा जो व्रंत है जिसे हम व्रंत कहते हैं, ये व्रंत जो है फिर आगे जाकर वापस आधार से जुड़ा हुआ है और ये जो आधार होता है वो इस क्रिस्टी से इसको जोड़ता है। तो ये जो आधार है इसे क्या कहा गया? FO। इसलिए F1 और FO कण भी इसे कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम है एलिमेंट्री पार्टिकल। क्या नाम है? एलिमेंट्री पार्टिकल। देखिए अब जो ये F1 कण जो है वो क्या कार्य करता है? F1 कण जो है वो क्या कार्य करता है? F1 कण जो है वो ATP का निर्माण करता है। ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक तरह से ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। इसमें क्या पाया जाता है? इस शीर्ष भाग में ऐसा क्या पाया जाता है जो एटीपी के फॉर्मेशन में सहायता करता है, हेल्प करता है? तो देखिए इस F1 कण के जो ये शीर्ष भाग है इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहा जाता है एटीपेज एंजाइम। क्या कहा जाता है? एटीपेज एंजाइम। एज जिस किसी भी शब्द के पीछे एज लग रहा है मतलब वो एक एंजाइम है। तो और एटीपेज आ रहा है मतलब ये एटीपी का फॉर्मेशन करने में सहायता करता है। कौन करता है? एटीपेज एंजाइम जो है वो एटीपी के फॉर्मेशन में सहायता करता है। ये जो शीर्ष भाग है इसमें एक चक्र चलता है जिसे कहा जाता है ETS चक्र। क्या कहा जाता है? ETS चक्र कहा जाता है। इस चक्र को क्या कहा जाएगा? ETS चक्र। और ये जो ETS चक्र है वो क्या कार्य करता है? वो जो है एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। हमने क्या कहा माइटोकॉन्ड्रिया को कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऊर्जा का शक्ति ग्रह है, कोशिका का शक्ति ग्रह है या ऊर्जा घर है या बिजली ग्रह है। क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या कार्य कर रहा है? एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। एटीपी कहे तो ऊर्जा का फॉर्मेशन कर रहा है, कोशिका को ऊर्जा प्रदान कर रहा है। लेकिन वो जो ऊर्जा है वो किस रूप में मिल रही है कोशिका को? तो वो जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में मिल रही है। कहाँ से प्राप्त हो रही है? तो F1 कण से प्राप्त हो रही है। किस एंजाइम द्वारा एटीपी का निर्माण हो रहा है? तो एटीपेज एंजाइम द्वारा एटीपी का निर्माण हो रहा है। ये हो गई बात F1 कण की या ऑक्सीसोम की। अब देखिए जो आंतरिक झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली के अंदर जितना भी द्रव्य पदार्थ होता है या आंतरिक झिल्ली के अंदर जितना भी स्पेस पाया जाता है उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां से एक क्वेश्चन बनता है क्रेब्स चक्र का। मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक चक्र चलता है जिसे क्या कहा जाता है? क्रेब्स चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेब्स चक्र कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये क्रेब्स चक्र है क्या।
क्या है ये क्रेब्स चक्र? तो देखिए जो एटीपी, हमने क्या कहा माइटोकॉन्ड्रिया को कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा का कोशिका का शक्ति ग्रह है या ऊर्जा ग्रह है। ऊर्जा ग्रह या शक्ति ग्रह का क्या मतलब है कि ये जो है कोशिका को शक्ति दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। मतलब ये किसका निर्माण कर रहा है? एटीपी का निर्माण कर रहा है। एटीपी का पूरा नाम बता चुके हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। और ये जो एटीपी है, ये जो एटीपी है वो यदि ये पूछ लिया जाए कि ये एटीपी किस चक्र द्वारा उत्पादित हो रही है या किस चक्र द्वारा संश्लेषित हो रही है, तो कौन सा चक्र हो जाएगा? क्रेब्स चक्र हो जाएगा। कौन सा चक्र हो जाएगा? क्रेब्स चक्र हो जाएगा। तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एक तो हो रहा है ऑक्सीसोम में, एक होगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में इसका फॉर्मेशन होगा, किस चक्र द्वारा होगा? क्रेब्स चक्र द्वारा होगा। देखिए अब बात करते हैं कि जो ये मैट्रिक्स है इसमें किन किन क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक पाया जाता है 70S राइबोसोम। क्या पाया जाता है? 70S राइबोसोम। राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसके अतिरिक्त और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है द्विकुंडलित डीएनए। क्या पाया जाता है? द्विकुंडलित डीएनए। यानी कि हमने क्या देखा कि जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक होता है, उसका केंद्रक में उसका खुद का डीएनए, यानी कि एक पूरी कोशिका का अलग से एक डीएनए होता है, ठीक है। लेकिन कोशिका का एक ऐसा कोशिकांग है जिसका खुद का एक डीएनए है, खुद का एक राइबोसोम है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा और डीएनए क्या करेगा? रेप्लिकेशन करने का काम करेगा। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि इसको प्रोटीन बनाने के लिए और अपनी प्रतिकृतिकरण या अपना रेप्लिकेशन करने के लिए कोशिका पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, कोशिका पर ये डिपेंड नहीं होता है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? अर्धस्वायत्त अंग कहा जाता है। अर्धस्वायत्त अंग कहा जाता है। देखिए अब यहाँ पर हमने बात की कि इसका खुद का एक डीएनए होता है, मतलब ये खुद की एक कॉपी बनाएगा, ये खुद की एक कॉपी बना सकता है। जिस प्रकार से हमने जब कोशिका पढ़ी थी तब हमने उस कोशिका सिद्धांत में यह पढ़ा था कि जो नई कोशिका होती है उसका निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। उसी प्रकार जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका निर्माण भी किससे होगा? पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से ही होगा। यानी कि इसका निर्माण भी किससे होगा? पहले से उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से इसका निर्माण होगा, क्योंकि इसमें खुद का एक डीएनए होता है और डीएनए जो है वो अपना खुद का रेप्लिकेशन करता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो झिल्ली होती है, इन झिल्लियों का क्या काम होगा कि देखिए जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है पोरिन प्रोटीन। पोरिन प्रोटीन क्या कार्य करता है? जो कोशिका होती है, हमने क्या देखा कि जो कोशिका होती है उसी में इस प्रकार की एक संरचना पाई जाती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ये है कोशिका की बाहरी झिल्ली। तो जो कोशिका के अंदर जितना भी द्रव्य होगा, तो जो द्रव्य इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करेगा उसका चयन कौन करेगा? ये बाहरी झिल्ली करेगी। और इस बाहरी झिल्ली में क्या पाया जाता है? पोरिन प्रोटीन पाया जाता है जो उसका चयन करता है, इसको अंदर जाने देता है। अब इस आंतरिक झिल्ली जो आंतरिक झिल्ली है वो भी क्या कार्य करती है कि पदार्थों का चयन करती है, सिलेक्ट करती है पदार्थों को। जिस प्रकार से कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करती है? कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ और कोशिका के बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करती है, सेलेक्ट करती है कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा, कौन सा पदार्थ कोशिका के बाहर जाएगा। इस प्रकार से ये जो आंतरिक झिल्ली है वो भी क्या कहलाती है? इसकी चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाती है, क्योंकि ये जो झिल्ली है वो क्या कार्य करेगी? पदार्थों का सेलेक्ट करेगी, पदार्थों को सेलेक्ट करेगी, चयन करेगी कि कौन सा पदार्थ जो है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जाएगा। ये की हमने इसकी पूरी संरचना की बात। अब यहाँ से कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। हमने पहले ही बताया कि जितने भी कोशिकांग है उसमें सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है क्रेब्स चक्र के बारे में। यदि आपसे
पूछ लिया जाए कि कोशिका के किस भाग में क्रेब्स चक्र चलता है, तो किसमें चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। लेकिन यदि उसमें भी पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में क्रेब्स चक्र चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में जो है वो क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र क्या करता है? एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो किस भाग में चलता है? तो वो किस में चलेगा? मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र चलता है। और क्या कार्य करता है ये? एटीपी का निर्माण करता है। अब देखिए, एटीपी का निर्माण कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एटीपी है उसका उत्पादन किस प्रकार से हो रहा है। तो देखिए कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में हम क्या लेते हैं? विटामिन लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, खनिज लवण, जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो हम ग्रहण करते हैं। और ये जो भोज्य पदार्थ है जब इनका पाचन होता है, पाचन का मतलब टूटना, बड़े कणों से छोटे कणों में टूटना, तो ये जो कण होते हैं वो कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं या कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, गमन करते हैं। तब क्या होता है कि एक चीज आती है यहाँ पर श्वसन क्रिया। देखिए, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तब क्या करते हैं? ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? शरीर से बाहर निकालेंगे। हमने भोजन भी किया और श्वसन क्रिया भी की। जब हमने भोजन किया तो हमने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया और वसा लिया। ये जो भोज्य पदार्थ थे वो हमने शरीर के अंदर लिए। अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो भोज्य पदार्थ होंगे वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेंगे। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का टूटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, या भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब क्रेब्स चक्र चलेगा तो भोज्य पदार्थ जो भी हमने खाए हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाएगा। अब जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा? एक बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा मुक्त करेगा। ये जो ऊर्जा मुक्त हुई वो किसके रूप में हुई? एटीपी के रूप में हुई। यानी कि यहाँ पर जो क्रेब्स चक्र चल रहा है उसका मुख्य जो कार्य है वो क्या है? एटीपी का निर्माण करना है, एटीपी का फॉर्मेशन करना है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो क्या किया जाएगा? श्वसन जब छोड़ा जाएगा, सांस जब बाहर छोड़ी जाएगी तो ये सांस के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस बाहर छोड़ दिया जाएगा। तथा हम जानते ही हैं कि जल जो है वो हमारे शरीर में निराविषीकरण का कार्य करता है, या हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। देखिए, अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की और कार्य की, या कार्य की। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कार्य क्या क्या करेंगे? देखिए, पहले ही हम बात कर चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह या बिजली ग्रह भी कहा जाता है कोशिका का। यानी कि ये क्या करता है? ऊर्जा का उत्पादन करता है। किस रूप में करता है? एटीपी के रूप में करता है। एटीपी का पूरा क्या नाम है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहाँ पर करता है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में करता है। किस चक्र द्वारा करता है? क्रेब्स चक्र द्वारा करता है। तो इसका कार्य क्या हो गया? पहला कि यह जो है वो एटीपी का संश्लेषण करता है। दूसरा है कि यह जो है वो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करता है। हमने बात की थी कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमें सामान्य पता है कि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो ऊर्जा किस प्रकार से मिलती है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के रूप में हम जो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वह जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? ऑक्सीजन जो है हमें श्वसन क्रिया से मिलता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है वो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये टूटता है तो इससे क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है एटीपी के रूप में, तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। देखिए, जब C6H12O6 ये जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट कर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या बनाएगा? ऊर्जा। और ये जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में मिलती है? हमें एटीपी के रूप में मिलती है। तो देखिए, जो ऊर्जा होगी वो तो हमारी कोशिकाओं द्वारा कार्य में
ले ली जाएगी, तथा जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो हमारे शरीर द्वारा जब हम सांस छोड़ेंगे तब ये हमारे शरीर द्वारा पुनः वातावरण में चला जाएगा, और जो जल होगा वो हमारे शरीर की अन्य क्रियाओं में कार्य में काम लिया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे कार्य की। तो देखिए यहाँ पर जो इसका तीसरा कार्य है वो क्या है कि यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है हीमोग्लोबिन के हिम भाग का संश्लेषण करता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आरबीसी जो होती है, जो हमारा रक्त होता है उसकी एक कणिका होती है, हमारे रक्त की एक कणिका होती है आरबीसी, और ये जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर पाया जाता है। एचबी एक इसका सिंबल है, और ये जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन को जोड़ता है, तथा ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित करता है, पूरे शरीर को पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? देखिए हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे रक्त को जो है रंग प्रदान करता है। हमारे रक्त का रंग कौन सा होता है? लाल होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करने का कार्य करता है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो हिम भाग मतलब क्या है? लोह वर्णक। जो ये लोह वर्णक जो होता है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया का बना होता है। इसके अलावा ये क्या कार्य करता है? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो कैल्शियम को स्टोर करके रखा जाता है, कैल्शियम को स्टोर करके रखा जाता है, उसमें संग्रहित करके रखा जाता है, तथा जब किसी कोशिका को कैल्शियम की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो इसी कैल्शियम को जो है वो विमोचित का अर्थ क्या है? रिलीज करना, रिलीज करके कोशिका की पूर्ति की जाती है, कोशिका को इसकी पूर्ति करवाई जाती है। चलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम्स में, किस प्रकार से इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लिख रखा है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, या कोशिका के अंदर एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। तो हम जानते हैं कि जो एटीपी का निर्माण है वो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ होगा इसका निर्माण? इसका निर्माण होगा, देखिए अगर सिंपली पूछ लिया जाए कि बड़े स्तर पर कि कहाँ होता है और ऑप्शन में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है, तो क्या लिखेंगे हम? माइटोकॉन्ड्रिया। और यदि यह पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में इसका निर्माण कौन करता है या कहाँ पर किस जगह पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ हो जाएगा? मैट्रिक्स के अंदर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑक्सीसोम कण जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो भी कहाँ पर पाए जाएंगे? ऑक्सीसोम कण जो है वो भी पाए जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाए जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पर पाए जाते हैं ऑक्सीसोम कण? क्रिस्टी पर, जो कि एक आंतरिक झिल्ली है। आंतरिक झिल्ली का जो अंदर की तरफ जो वलन होते हैं उसे हम क्रिस्टी कहते हैं, और उन क्रिस्टी पर जो है असंख्य कण पाए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहा जाता है? उन्हें ऑक्सीसोम कहा जाता है या F1 कण कहा जाता है। तो कहाँ पर पाए जाएंगे? ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्रेब्स चक्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र जो होता है वो कहाँ संपन्न होता है, तो कहाँ होता है? अगर नॉर्मली पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के भी किस भाग में होता है, तो कहाँ हो जाएगा? ये है मैट्रिक्स में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मैट्रिक्स में हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा था? कोलिकर ने देखा था, लेकिन इसकी जो खोज का श्रेय है वो किसे जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज का श्रेय जाता है वो किसे जाता है? ऑल्टमैन को जाता है। किसे? ऑल्टमैन को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। यहाँ की आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।